अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नोबल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों और जल्दी से जल्दी आपको एपिसोड देने की कोशिश करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं एपिसोड की तरफ, एपिसोड को रीड करते हैं। ज़कवान जतोई ने आज तक जो भी किया है पूरी शिद्दत से किया है और मेरी मोहब्बत कितनी पावरफुल और जुनूनियत भरी है आप इसका अंदाज़ा कभी नहीं लगा पाएंगी सरदारनी। और जिस दिन इसका अंदाज़ा होगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। ज़कवान उसकी जानिब दीवाना वार नज़रों से देखता आयशा को मुंजमद कर गया था। कभी उसे लगता था कि ज़कवान जतोई वाकई मोहब्बत के मर्ज़ में मुब्तला है और कभी उसे मोहब्बत के इस कदर खिलाफ जाता देख उसे अपनी सोच बदलनी पड़ती थी। उन दोनों को एक होने क्यों नहीं दे रही तो फिर उन दोनों को एक होने क्यों नहीं दे रही है। शहरबानों पर उसके घर वाले जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से शहरबानों को ये कदम उठाना पड़ा। असजद भी मोहब्बत की खातिर ये सब करने पर मजबूर हो गया है, मगर उनकी इस एक गलती की को जवाब बनाकर उन दोनों की जिंदगी दांव पर लगाना ठीक नहीं है। आपको अपना फैसला बदलना होगा सरदार साईं। मैं अब तक आपकी मोहब्बत के हवाले से किए जाने वाले सारे ज़ालिमाना फैसले सुन चुकी हूँ, मगर अब आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। अनायशा पुरअज़म थी। वो दो मोहब्बत करने वाले दिलों का मिलाप की खातिर ज़कवान जतोई से भी लड़ने को तैयार थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ज़कवान जतोई तो पहले ही अपनी सरदारनी के आगे हथियार डाल चुका है। आपको ऐसा क्यों लगता है सरदारनी कि मैं आपकी बात मान जाऊंगा? ज़कवान अपनी शॉल शानों से दुरुस्त करता उसे सवालिया निगाहों से घूरते हुए बोला। अनायशा के पास उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो बिना कुछ बोले खामोशी से खड़ी रही थी। उसका अपने सवाल पर यूं एकदम चुप हो जाना ज़कवान को अच्छा नहीं लगा था। उसे अपनी सरदारनी को इसकी अहमियत से आगाह करना था। सरदारनी अनायशा आज़म खान, आपकी कही की बहुत ज़्यादा अहमियत है सरदार ज़कवान जतोई के आगे। मैं असजद और उसकी मोहब्बत पर एतराज़ सिर्फ दो कबीलों के बीच बनने वाली नई दुश्मनी की वजह से कर रहा हूँ, जिसमें हमारी आदमियों का बहुत सा जानी नुकसान हो सकता है। और इस सब की बड़ी बात, असजद और शहरबानों की जान को शदीद खतरा हो सकता है। मगर आपकी कही एक बात ज़कवान जतोई के सीने में खंजर बनकर पेवस्त हुई है, जिस बात के कसूर से ही ज़कवान जतोई को अपनी रूह फना तस्वुर से ही ज़कवान जतोई को अपनी रूह फना होती हुई महसूस हुई, वो भला उसे कैसे होने दे सकता है। मैंने असजद और शहरबानों के निकाह का हुक्म दे दिया है। रही बात उन लोगों की, तो असजद और शहरबानों तक पहुंचने से पहले उन लोगों को मुझसे टकराना होगा। ज़कवान अनायशा की को अपनी बातों से पत्थर करता उसकी पेशानी पर अपने लब रखता वहां से निकल गया था, जबकि अनायशा को अपनी कही बात याद आई थी। असजद ने मोहब्बत की है इस लड़की से, वो भला क्यों छोड़ कर आए उससे मौत के मुंह में। हवेली के हर मर्द को की तरह हर हर मर्द को अपनी तरह एहसास से आरी और पत्थर दिल समझ रखा है आपने। खुदा करे आपको भी किसी से शदीद मोहब्बत हो और आपको भी ऐसे ही उसे मौत के मुंह में फेंक कर आना पड़े, तो मैं आपसे पूछूं तो क्या ज़कवान जदोई किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता है कि उसके मुंह से निकली ज़रा सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाया? वो हाथ उठ जाने वाला भी बेख्तियारी अमल उसी वजह से था क्योंकि अनायशा ने उसकी मोहब्बत के बारे में गलत बोलकर उसके दिल को चोट पहुंचाई थी। अनायशा बुत बनी खड़ी कितने ही लम्हे उस बारे में सोची गई थी, तो फिर किससे मोहब्बत करता है ज़कवान जतोई, और वो भी इतनी शदीद मोहब्बत? अनायशा बहुत तेज़ी से अपनी सोचों के ताने बाने मुड़ रही थी। उसके लिए ये सोच ही बहुत जानलेवा थी कि ज़कवान जतोई किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। जब अचानक किसी एहसास के तहत उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़क उठा था, तो कहीं वो लड़की वो खुद तो नहीं थी। उसे हर लम्हा या वो लम्हा याद आने लगा था जब ज़कवान उसके करीब आया था। ज़कवान जतोई के छूने का वालेहाना मोहब्बत भरा अंदाज, उसे देख आंखों का रोशन हो उठना, उसकी फजूल बातों पर अनाबी होठों पर मुस्कुराहट का ठहरना, उसकी हर गुस्ताखी और गलत हरकत को नरमी से दरगुजर करना। ज़कवान जतोई का ये मुनफरद अंदाज सिर्फ उसी के लिए मुख्तस था, वरना बाकी लोगों से बात करते, उन्हें मुखातिब करते ज़कवान जतोई का अंदाज बहुत अलग होता था, सर्द, महरी और सख्ती लिए। मगर
उसके लिए उसके सरदार का एक अलग ही रूप था जिस पर शबनम अक्सर उसका ध्यान लाने की कोशिश करती थी, मगर वो कभी समझ ही नहीं पाई थी। लेकिन इस वक्त इस सोच के साथ ही उसका दिल खुशी से झूम उठा था, मगर ये मेरा वहम भी तो हो सकता है। इस सरदार को तो वैसे ही धौंस जमाने की आदत है, मगर नहीं, ये धौंस नहीं, मोहब्बत है। अल्लाह जी, वो इंतहा का अकड़ू और खड़ूस सरदार। मैं कैसे पता लगाऊं कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता है वो मैं ही हूँ। अनायशा को जब से इस बात का इदराक हुआ था, खुशी से उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वैसे सरदार ज़कवान जतोई, तुम इतने संगदिल नहीं हो। कुछ ज्यादा ही बुरा समझ लिया था मैंने तुम्हें। थैंक्स मेरी बात का मान रखने के लिए। अनायशा दीवार पर लगी उसकी फुल साइज दीवार की तस्वीर के सामने आन खड़ी हुई होती धीमे से मुस्कुराई थी, और वहां रखी चीजों पर चढ़ती वो उसकी ठोड़ी पर होंठ रखते खुशगमीन मुस्कुराहट के साथ चेहरा उस मुस्कुराहट के साथ उसे देखी गई थी। जो इंसान उस पर हाथ उठाकर इतना पशेमान और खुद पर गुस्सा था कि अपना पूरा हाथ छलनी करके रख दिया था, उसकी मोहब्बत का अंदाज वो भला कैसे ना लगा पाती। अनायशा के होंठों पर मुस्कुराहट गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। साईं, आपने जैसा कहा था वो सब हो चुका है। शहर जाने के सारे इंतजाम भी हो चुके हैं। अभी आधे घंटे में हमें निकलना होगा। दिलशेर दिलशेर दोनों हाथ बांधे ज़कवान जतोई के करीब आन खड़ा हुआ था। ज़कवान, आप दोनों एक साथ यूं मत जाएं। आप दोनों की जान को खतरा हो सकता है। खान कबीले वाले ऐसे ही किसी मौके की तलाश में है। उन्हें आप लोगों के जाने की खबर मिल चुकी होगी। वो कुछ भी कर सकते हैं। ज़कवान के चचा अंदर आते उनकी बात सुन चुके थे, इसलिए उन्हें रोकना चाहा था। चचा, साईं जिस जगह और जिस मुकर्रर वक्त में हमारी मौत लिखी है, उसे आने से कोई नहीं टाल सकता। और सरदार ज़कवान जतोई दुश्मनों से डर कर हवेली में छुप कर बैठे ये उसे जेब नहीं देता। ज़कवान अपनी शॉल दुरुस्त करता उन्हें बिल्कुल खामोश करवा गया था। फैजान जतोई ने दिलशेर की जानिब देखा था, जो हमेशा की तरह इस वक्त भी स्याह घनी दाढ़ी और मूंछों से अपना चेहरा छुपाए स्याह मुफलर को अपने गले में लपेटे सर झुकाए खड़ा ज़कवान का अगले हुक्म का मुंतजिर था। ज़कवान के इशारे करते ही वो दोनों वहां से निकल गए थे। गार्ड्स की दो गाड़ियां पहले ही तैयार कर दी गई थी। वो दोनों ही एक गाड़ी में बैठे। ज़कवान हमेशा दिलशेर को अपने साथ एक ही गाड़ी में रखता था। उनकी 3 गाड़ियों का काफिला एक साथ हवेली से निकल गया था। ये खबर अब हवेली की तमाम खवातीन तक पहुंच चुकी थी। सरदार ज़कवान जतोई अपने सर पर मंडलाते खतरे की परवाह किए बगैर खुद ही मौत से टकराने हवेली से निकल चुका था। ये सुनते अनायशा के दिल में लाताद बेचैनियों ने घर कर लिया था। बाकी सबकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उन लोगों की गाड़ियां अभी गांव के सरहद पार नहीं कर पाई थी जब एकदम चारों जानिब से उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी। उनके आदमी दुश्मनों को जवाबन मुंह तोड़ जवाब देने लगे थे। ज़कवान और दिलशेर भी अपने हथियार उठाए अपनी जानी दुश्मन पर वार कर रहे थे, जब अचानक ज़कवान को अपने पीछे किसी के गिरने की आवाज़ आई थी। वो जैसे ही पलटा, सामने गिरे दिलशेर को देख उसके हाथ से गन छूटकर वहीं नीचे गिर गई थी। दिलशेर ज़कवान की पुकार पर ड्राइवर ने भी पलटकर खून में लथपथ पड़ी दिलशेर की बेजान वजूद की जानिब देखा था। ज़कवान ने उसका हाथ थामा था, मगर तब तक दिलशेर आंखें मूंदता एक जानिब लुढ़क गया था। शाम 4 बजे के करीब जरजान की बारात थी, मगर सुबह से उसके दिलो दिमाग पर अजीब सी घबराहट छाई हुई थी। अपनी कैफियत समझने से वो खुद ही कासिर थी। वो दिलशेर का ख्याल अपने दिल से निकालकर सिर्फ अपने होने वाले शोहर के बारे में सोचना चाहती थी, जिससे वो कुछ देर बाद उसका निकाह होने वाला था। मगर वो कोशिश के बावजूद भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। उस बेवफा का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हटने को तैयार ही नहीं था। वो जब भी सैयद यज़दान शाह के बारे में सोचना चाहती, दिलशेर अपनी तमाम तरकश अदाइयों के साथ उसके सामने आकर खड़ा होता। जरजान अब बुरी तरह से हो चुकी थी। कितनी दफ़ा तो वो अपने दिल के हाथों घबरा कर दिलशेर का नंबर डायल कर चुकी थी, मगर उसे हुनूसबंद देख जरजान की बेचैनी मजीद इजाफा हुआ था। इस शादी से बचने के लिए वो
बहुत हाथ पैर मारने के बाद अब बेबस सी बैठी थी। अपने दिल की बर्बादी पर उसका दिल कई बार भर आया था, लेकिन इस वक्त उसके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। जरजान आ जाओ, बाहर मौलवी साहब निकाह के लिए आ चुके हैं। जरजान अपनी ही सोचों में उलझी भीगी आंखों के साथ बेखुद सी बैठी थी। जब भाभी ने अंदर आते उसे मौत की नवीज सुनाई थी। उसका निकाह अभी होना था, जबकि 12 शाम को थी। जरजान के ऊपर रस्म के मुताबिक उसके ससुराल से आया लाल दुपट्टा डालते भाभी उसे उसकी बाकी कजनों के साथ थामती बाहर ले आई थी, जहां उसके घर वालों के अलावा मेहरजान, यजदान शाह और मौलवी साहब मौजूद थे। बड़े से लाल दुपट्टे में लिपटी जरजान का चेहरा बिल्कुल झुका हुआ था। वो फर्श पर निगाहें गाड़े खामोशी से चलती भाभी की निशानदेही पर सोफे पर आन बैठी थी। उसके बैठते ही मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाना शुरू कर दिया था। जरजान को निकाह के बोलों के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई थी। उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था कि वो दिलशेर के सिवा अपना आप किसी और के नाम लगाएगी, मगर अब उस पर, उसके दिल और जज्बात पर कोई और इंसान उससे भी ज्यादा इख्तियार हासिल करने वाला था। जरजान की गोद आहिस्ता आहिस्ता आंसुओं से भीगने लगी थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, आसपास क्या चल रहा है। जब अचानक भाभी के हाथ का दबाव उसे शाने पर महसूस करते जरजान होश की दुनिया में लौटी थी। जरजान कयूम वल्द कयूम खान, आपको बेवज 10 लाख हक सैयद यजदान शाह वल्द सैयद रहमान शाह के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज जरजान को अपनी कानों में पिघल हुए शीशे की मानत मालूम हुए थे, मगर उसके पास अपनी मौत के परवाने पर साइन करने के सिवा कोई चारा नहीं था। जरजान ने मौलवी साहब के पूछने पर 3 बार कबूल है कहते सामने रखे निकाहनामे पर साइन कर दिए थे, जिसके कुछ लम्हे बाद ही उसे अपने इर्द गिर्द से मुबारक को सलामत का शोर बुलंद होता सुनाई दिया था। जरजान को लगा था वो किसी भी लम्हे बेहोश होकर गिर सकती है। उसने भाभी का हाथ थामते उन्हें अंदर ले जाने का कहा था, जिस पर वो उसका हाथ ठंडे पड़ते वजूद से घबरा कर उसका हाथ थामती उसे उठाने लगी थी। उसी लम्हे उसके भाई का मोबाइल बजा था। वो दोनों वहीं से गुजर रही थी जब भाई के मुंह से निकलने वाले अल्फाज जरजान की रूह फना कर गए थे। उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। अभी मुझे मेरे एक आदमी ने इतला दी है कि सरदार जकवान जतोई पर दुश्मनों का जानिब हमला किया गया है, जिसमें उनके बहुत खास आदमी दिलशेर का कत्ल हो गया है, और सरदार साईं के बारे में अभी कोई खबर नहीं है। खबर इतनी बड़ी थी कि उसका भाई बेसाख्ता बता गया था, और इस खबर पर पूरे हाल कमरे में सन्नाटा छा गया था। जिस सन्नाटे को जरजान की चूड़ियों की खनक ने तोड़ा था, वो इस दर्दनाक खबर पर अपने हवास बरकरार ना रख पाई और बेजान होते वजूद के साथ लड़खड़ाती जमीन बोस होने को थी, जब उसी पर नजरें गाड़े खड़ी यजदान शाह ने जल्दी से आगे आते उसके नाजुक वजूद को अपनी आहनी बाहों में थामते उसे गिरने से बचा लिया था। अनायशा जकवान के जाने का सुनकर परेशानी से अपने कमरे में दाखिल हुई थी। जब उसके कानों में जकवान के बजते मोबाइल की आवाज़ पड़ी थी, वो जल्दी से साइड टेबल पर रखे जकवान को फोन को उठाती स्क्रीन पर जगमगाते अपने मामा के नंबर को देख काफ़ी हैरान हुई थी। एक साइड एक सेकंड की भी देर लगाए उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर दी। मामा, आप ठीक है? अनायशा उनके इस तरह फ़ोन करने पर घबरा कर पूछने लगी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनायशा, मगर तुम्हारी हवेली में कुछ ठीक नहीं होने वाला। कुछ भी करके सरदार साईं को शहर जाने से रोको। तुम्हारे मामू उनकी जान के दुश्मन बने बैठे हैं, उनके कत्ल का प्लान बना चुके हैं। मैं कल से कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर सरदार साईं मेरे कॉल पिक ही नहीं कर रही। महनाज बेगम की बात सुनकर अनायशा के हाथ लरज उठे थे। उसके हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन बोस हुआ था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जकवान जतोई, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अनायशा उल्टे कदमों वापस बाहर की जानिब भागी थी, जब उसकी नज़र हॉल के कमरे के परेशान से टिकते असजद पर पड़ी थी। अनायशा का दिल लरस उठा था। वो कोई भी बुरी खबर सुनने के काबिल नहीं समझ पा रही थी खुद को। असजद, सरदार साईं कहाँ है? अनायशा को वहां आता देख असजद अपनी जगह रुक गया था। सरदारनी साईं वो। असजद से कोई जवाब नहीं बन पाया था, और ना कि सरदारनी की जर्द पड़ता चेहरा देख वो कुछ बता पाने की काबिल समझ पा रहा था खुद को। सरदार साईं की इजाज़त नहीं है किसी को कुछ भी बताने की। असजद उसके गुस्से से वाकिफ था, इसीलिए धीमे लहजे में बोलता वहां से जाने लगा था। हवेली की जानिब सरदार साईं को हवेली खान हवेली वाले सरदार साईं को मारना चाहते हैं। प्लीज कुछ भी करके उन्हें रोक लो।
अनायशा वहां आकर खड़ी होती खवातीन की परवाह किए बगैर असजद पर अपनी जानिब से बहुत बड़ा इंकशाफ कर गई थी। उसे यहाँ किसी के अपने बारे में कुछ भी सोचने की परवाह नहीं थी। उसे इस वक्त फिक्र थी तो सिर्फ ज़कवान जतोई की सरदार साईं की इजाज़त नहीं है किसी को कुछ भी बताने की। असजद फिक्र उसे इस वक्त फिक्र थी तो सिर्फ ज़कवान जतोई की। क्या बोल रही हो सरदारनी? अगर तुम्हें इस बारे में खबर थी तो क्यों जाने दिया सरदार साईं को? कहीं तुम भी इस सब में मिली तो नहीं हो खान हवेली वालों के साथ? सफीना बेगम तो उसकी बात सुनते ही गुस्से से उसके मुकाबिलान खड़ी हुई थी। उन आंखों में अपने लिए इस कदर शदीद नफरत देख अनायशा शौक हुई थी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं क्यों ऐसा कुछ चाहूंगी? अनायशा को उनकी बात बहुत बुरी लगी थी मगर इस वक्त उसके पास उन लोगों की फजूल बातों पर लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जब उसी लम्हे बिलाल हवास पास्ता सा अंदर आया, उन सब के पैरों तले से जमीन खींच गया था। दिलशेर हमले में मारा जा चुका है और सरदार साईं का भी अभी तक कुछ पता नहीं है। वहाँ बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है। बिलाल की बात सुनकर अनायशा लड़खड़ा गई थी। उसे अपना दिल साकिन सा महसूस हुआ था। आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी हो चुकी थी। वो बिना कुछ मजीद बोले बाहर की जानिब बढ़ गई थी। सरदारनी साईं कहाँ जा रही हैं आप? शबनम भाग कर उसके करीब आई थी, जकवान के पास। वो भीगे लहजे में बोली थी, सरदारनी साईं आप यूं बाहर नहीं जा सकती। बाहर बहुत खतरा है। अगर सरदार साईं को पता चल गया तो उन्होंने हम सबको खड़े खड़े गोली मार देनी है। असजद भाग कर उसके करीब आया था। अनायशा बेटा बात समझने की कोशिश करें। शमीम बेगम भी उसके करीब आई थी। जबकि बाकी खवातीनों से हक तक सीखड़ी अनायशा का जकवान जतोई के लिए जुनूनी अंदाज देख रही थी। उन्होंने अब तक अनायशा को जकवान के खिलाफ ही बोलते और करते देखा और सुना था। उसका ये दीवानगी भरा अंदाज उनके लिए हजम करना बहुत मुश्किल था। अनायशा जानती थी कि ये लोग उसे इतनी आराम से यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसने एक नज़र बिलाल के हाथ में मौजूद गन को देखा था और अगले ही लम्हे उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर वो उसके हाथ से गन छीन चुकी थी। खबरदार जो किसी ने मेरे करीब आने की या मुझे रोकने की कोशिश की, मैं खुद को खत्म कर लूंगी। अनायशा ने गन अपने माथे पर रखते उन सबको डराना चाहा था। उनमें से किसी को भी अपनी सरदारनी के इस रूप का पता नहीं था। असजद और बिलाल समेत बाकी सब भी पीछे हट चुके थे। असजद गाड़ी निकालो। जकवान के अंदाज में अनायशा ने असजद को हुक्म दिया था। उसके ड्राइवर के साथ ना ले जाने वाली बात सुनकर असजद मजीद घबरा गया था। कल तो जैसे तैसे जकवान जतोई से बच गया था मगर आज सरदारनी की इन हरकतों के बाद उसे अपने बचने की कोई चांसेस नजर नहीं आ रही थी। अनायशा उन सब गार्ड्स के बीच से गाड़ी निकाल कर ले गई थी। ये लड़की क्या वाकई इतनी बेवकूफ़ है या सिर्फ बन रही है? क्या इसे ज़रा खबर नहीं है कि इस हरकत के बाद ये ज़कवान जतोई को खुद से किस कदर बदगुमान कर सकती है? गुलनाज बेगम मुश्किल अपनी हैरत पर काबू पाते बोली थी, जब कल की गई इस गुस्ताखी माफ हो गई तो ये भी हो जाएगी। आखिर को सरदार की चाहिए थी सरदारनी जो बन चुकी है। मुझे इस बात का डर था। जो देखो अब हो चुकी है। ये लड़की सरदार साईं के दिल में पूरी तरह अपनी जगह बना चुकी है। खोला ने बुझे हुए दिल के साथ उन्हें जवाब दिया था। उन्हें ये हरकत माफ होना इतना आसान नहीं था। यजदान शाह उसे बाहों में उठाए उसके रूम में छोड़ गया था। जरजान को इस तरह बेहोश देख सभी बहुत परेशान थे। डॉक्टर को बुलवाया गया था जिसके पूरे 2 घंटे बाद उसे होश आया था। उसके होश आने का सुनते यजदान शाह और मेहरजान अपने साथ आए मेहमानों को लिए वहां से रुखसत हो गए थे। मेहरजान जरजान की हालत के पेश नज़र कल के दिन पर रुखसती रख देना चाहती थी मगर यजदान की सख्ती से किए जाने वाले इनकार पर रुखसती आज शाम को ही रखी गई थी। जरजान को होश में आने के बाद न जाने कितनी बार रो चुकी थी। उसके आंसू खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका दिल ये बात कबूल करने को तैयार नहीं था कि दिलशेर अब इस दुनिया में नहीं है। दिलशेर की बेवफाई और धोखे के बावजूद वो इस इंसान से नफरत नहीं कर पाई थी क्योंकि वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत था। उसने टूट कर चाहा था और अपने रब से मांगा था उस शख्स को, लेकिन वो उसके नसीब में नहीं था। मगर जरजान से इस वक्त उसे भुला पाना बहुत मुश्किल था।
जबकि वहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन उसके इस तरह रोने की वजह उसकी रुखसती को समझ रहे थे। ज़री बस करो यार, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक इंसान की बीवी इस हवेली की मलका बनने जा रही हो। बाबा बता रहे थे कि यज़दान शाह बहुत बड़ी जागीर के मालिक है, सरदार ज़कवान जतोई के बाद उनकी विरासत सबसे ज़्यादा है। और तुम्हारी सास तो बहुत ही मोहब्बत करने वाली इतनी नेक खातून है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अगर तुम इस कदर रो क्यों रही हो मगर तुम इस कदर रो क्यों रही हो? मैंने तो सुना है कि यज़दान शाह को तुम्हारे शहर पढ़ने जाने पर भी कोई एतराज़ नहीं है। जरजान का चचा साथ और बाकी सब लड़कियां उसके सामने यज़दान शाह की खूबियां गिनवाती उसे हौसला दे रही थी, मगर जरजान उन्हें अपनी तकलीफ के बारे में कुछ भी बता ही नहीं पाई थी कि इस वक्त वो किस अजियत और दर्द के ज़ेर असर है। इस सुर्ख उरूसी जोड़ा पहनाकर उसके 16 श्रृंगार कर दिए गए थे और यज़दान शाह के नाम की दुल्हन बनी। वो दिलशेर के लिए रो रही थी, उसके आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे। वो दिलशेर को याद करके यज़दान शाह की अमानत में खयानत नहीं करना चाहती थी, मगर इस वक्त उसका खुद पर से इख्तियार ख़त्म हो चुका था। बारात आ गई है, बाहर से किसी ने इतला दी, जिसके साथ ही जरजान पूरी तरह आंसुओं से भीग गई थी। अनशा गाड़ी लेकर जतोई हवेली से निकल आई थी, उसे यहाँ के रास्तों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने 2 बार रास्ते में उतरकर खान हवेली के रास्ता पूछा था, मगर फिर भी वो इन ऊंची नीची रास्तों में से बमुश्किल गाड़ी निकालती बार बार भटक रही थी। जब अचानक रेत के एक बड़े से टेले से गुजरती उसकी गाड़ी का टायर वहां फंस गया था। ओ शिट! अनायशा ने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारते अपना गुस्सा निकाला था। वो अभी गाड़ी से निकली ही थी जब 3-4 गाड़ियां मिट्टी और धूल उड़ती उसके इर्द गिर्द आन खड़ी हुई थी। अनायशा घबराकर गाड़ी के दरवाजे से जा लगी थी, क्योंकि गाड़ियों से स्याह रूमाल से अपने चेहरे ढके असला से लैस बहुत सारे अफराद बरामद हुए थे। वो सब उसके गिर्द बंदूकें ताने खड़े होते गाड़ी की तलाशी लेने लगे थे। अनायशा ने ज़कवान की शॉल खुद को पूरी तरह ढका हुआ था, उसका चेहरा भी नकाब के अंदर था। जब उनमें से दरमियान वाली का दरवाज़ा खुला था, वहां से सफ़ेद लिबास पहने 2 शख्स बाहर आए थे, बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते वो अनायशा के करीब आए थे। सलाम सरदारनी, माजरत हुआ है कि आपको ज़हनत देनी पड़ रही है, मगर आपकी हवेली के मर्दों, खासकर उस सरदार ज़कवान जतोई की अकड़ और गुरूर ख़त्म करने के लिए हमें आपको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना पड़ेगा। जो लोग हमारी इज्जतों से खिलवाड़ करेंगे, हम भी उनको बता देंगे कि उसका अंजाम क्या होता है। वो लोग उसे अगवा करने की नीयत से आए थे। ये सुनकर अनायशा अंदर तक लरस गई थी। कौन हो तुम लोग और क्या दुश्मनी है तुम्हारी सरदार साईं से? अनायशा अपना खौफ अंदर छुपाए बज़ाहिर मजबूत लहजे में गोया हुई थी। वो सामने खड़ा अफराद भी सरदारनी की इस दिलेरी पर मुतासिर हुए बिना नहीं रह पाए थे, क्योंकि जिस तरह वो बंदूकों में घिरी तन कर खड़ी थी, इस हालत में तो अक्सर बड़े बड़े मर्दों के चक्के छूट जाया करते हैं। शहरबानों के भाई हैं हम। अस्टर जतोई ने हमारी बहन को भगाकर जो गुनाह किया है, उसका भुगतान आपको भुगतना होगा। आप अपनी मर्जी से चलें हमारे साथ, वरना हमें आपके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। उनका अंदाज अनायशा के लिए काफ़ी मौदबाना था। वजह उसका ज़कवान जतोई की बीवी होना था। अनायशा उन सब की झुकी नज़रें देख अपने शौहर के रुतबे और रख रखाव पर सर फखर से बुलंद होकर गई थी। उसके यूं बिना खौफ खाए खड़े होने की वजह ज़कवान जतोई था। वो जानती थी उसका सरदार उस पर आज तक आने नहीं देगा। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग ज़बरदस्ती मुझे लेकर जाओगे या मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश करोगे तो ज़कवान जतोई तुम में से किसी एक को भी जिंदा छोड़ देगा। भूल है तुम्हारी, इसीलिए मेरा मशवरा यही है कि अपनी जान के दुश्मन मत बनो और खामोशी से यहाँ से चले जाओ। अनायशा ने उन्हें वार्न किया था, ज़कवान जतोई की कत्ल की इतलात पर ही इतना बड़ा कदम उठाने निकले हैं हम। आपके लिए बेहतरी इसी में है कि अगले 1 मिनट के अंदर हमारे साथ गाड़ी में बैठे, वरना हमारा तरीका आपको पसंद नहीं आएगा। शेरबानों के भाई के मुंह से निकलने वाली बात सुनकर अनायशा कांप उठी थी। उससे अपनी टांगों पर खड़ा रह पाना मुश्किल हुआ था। वो मुश्किल गाड़ी को थामते उसने खुद पर गिरने से बचाया। बकवास कर रहे हो तुम लोग, अनायशा जोर से चिल्लाई थी। उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया था। उसे लगा था किसी ने उसकी सांसों का गला घोट दिया है। जब उसी लम्हे शहरबानों के भाई ने उसकी कलाई थामनी ही चाहिए थी, मगर उससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता, एक गाड़ी फुल स्पीड में उन्हीं अपनी जानिब आती दिखाई थी, जिससे उड़ती धूल की वजह से वो वो सब बेख्तियार अपनी आंखों पर हाथ रख गए थे।
गाड़ी रुकते ही एक झटके के साथ दरवाज़ा खोलते ज़कवान जतोई बाहर आया था और खून और शाम निगाहों से अनायशा पर गन ताने खड़े अफराद की जानिब देखा था, मगर उसकी एक निगाह ही ऐसी थी कि वो लोग फौरन अपनी बंदूक के नीचे कर गए थे, जबकि शहरबानों के भाई खुद ज़कवान जतोई को सही सलामत खड़ा देख बौखला चुके थे। उन्होंने ज़कवान जतोई की इज्जत पर नज़र डाली थी। अब वो उन्हें किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं था। ज़कवान जतोई वहाँ बिल्कुल अकेला आया था। अनायशा की हवेली से निकलने की खबर सुनते ही वो बिना अपनी सिक्योरिटी की परवाह किए अकेला ही निकल आया था, और यहाँ अपनी सरदारनी को इतने सारे लोगों में गिरा देख उसका गुस्सा कई गुना बढ़ गया था। तैश के मारे उसका बुरा हाल था। अनायशा की जानिब बढ़ते उसे अपने हिसार में ले गया था, जो उसे सही सलामत सामने वापस देख जी उठी थी। उसका सरदार उसकी ढाल बनकर आन खड़ा हुआ था। उसे अब किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। शहरबानों के भाइयों के लाए आदमी अपने सरदार को वहां देख बिल्कुल चुप पीछे हट चुके थे। बहुत बड़ा गुनाह किया है ये घटिया हरकत करके, इसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा तुम्हें। ज़कवान गन उन दोनों पर ताना उनकी टांगों को गोलियों से छलनी कर गया था, जबकि अनायशा ज़कवान का ये गजबनाक रूप देख खौफ के मारे अपने हवास खोती उसके सीने में ही झूल गई थी। जरजान को रुखसत करवाकर शाह हवेली ले जाया गया था, जहां उसका इंतहाई शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया था, मगर इस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई शय भी इंजॉय कर पाती। उसका पूरा वजूद बुखार से तप रहा था। मुसलसल इतने दिनों की अजियत से ये नतीजा निकला था कि वो बीमार पड़ गई थी, मगर अपनी तकलीफ का बताए बगैर वो मेहरजान की कही हर बात मानने मानने लगी थी। वो मेहरजान से उनके इकलौते बेटे की शादी की खुशी नहीं छीनना चाहती, इसीलिए उनकी कही सारी रस्में करती चली गई थी। उसने एक बार भी नजरें उठाकर अपने शौहर की जानिब नहीं देखा था। जरी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, अचानक सरजान का हाथ थामने पर मेहरजान परेशान हो उठी थी। उन्होंने फौरन से रस्में ख़त्म करते उसे यजदान के रूम में भिजवा दिया था। फूलों से सजे इंतहाई खूबसूरत रूम में कदम रखते ही जरजान की आंखों से एक बार फिर से आंसू जारी हो चुके थे। उसे ले जाकर फूलों से सजे यजदान के नाम की सेज पर बिठा दिया गया था। आने वाले वक्त का सोचते जरजान का पूरा वजूद हौले हौले लरस रहा था। जरी मेरी गुड़िया, आप इस तरह रो कर तो अपनी तबीयत मजीद बिगाड़ लेंगी। ये मेडिसिन ले और खुद को रिलैक्स करें। मेहरजान उसे पानी का गिलास थमाते उसके हाथ सहलाते हुए बोली थी, जो पूरी शिद्दत से बुखार के साथ तप रहा था।